सुगंधा जब ब्याह कर ससुराल गई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। रिश्ते के सारे लोग उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे। वो तो छोटे से परिवार से आई थी जिसमें मम्मी पापा दीदी और एक भैया थे। वो सबसे छोटी थी और बहुत लाड से पली थी, लेकिन मम्मी ने उसकी परवरिश में कोई कोताही नहीं की थी। स्नातकोत्तर में गोल्ड मेडलिस्ट थी, सुंदर थी, लेकिन अहम छू भी नहीं गया था। वो जैसे ही ससुराल पहुंची, सासू माँ ने अपनी ममता की छाँव में रख अगवानी कर भावभीनी स्वागत किया। रिश्ते की नंदें चुहल करती हुई कमरे में ले गईं। उस दिन वो सब नंदों के साथ सोई। सौम्या से तो भेंट भी नहीं हुई। अगले दिन कुछ शादी के रिवाज थे। शाम को रिसेप्शन था। सुबह सबने उसे उठा जल्दी से तैयार होने को कहा। वो स्नान करने गई तो बाथरूम के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने रात में बहुतों के पैर छुए थे, लेकिन पहचान किसी को भी नहीं पाई थी। बिटिया, साड़ी मत धोना, मुझे दे दो, मैं धो दूंगी। तुम स्नान कर लो और निकल जाओ। लेकिन सुगंधा को शर्म आई। आखिर ऐसे कैसे किसी बुजुर्ग महिला को अपने कपड़े धोने को दे दे। मैं धो लूँगी, आप चिंता ना करें, सुगंधा ने ही कहा था कि पीछे से आवाज़ आई। दे दो, ये ऐसे मानने वाली नहीं है, तुम्हारे कपड़े धोकर ही दम लेगी। ये तो सासू माँ थी। लेकिन मम्मी जी, ये तुम्हारी नानी सास है, जिद्दी है, इसीलिए स्नान कर निकल आओ, कपड़े दे दो। सुगंधा सकुचाते हुए स्नान कर अपने कपड़े उन्हें धोने को दे दिए। फिर उसे विवाह के लिए बने हुए मंडप में सौम्य के साथ बिठाया गया, जहाँ सभी ने उस पर अक्षत छिड़के और कुछ ना कुछ उपहार दिया। पीछे से रिश्ते की महिलाएं मंगल गान गाती रहीं। माँ, अब तुम जाओ, सासू माँ ने कहा तो उन्होंने इशारे से मना किया। आओ ना, तुम नहीं दोगी तो मैं भी नहीं दूंगी, सासू माँ ने कहा तो सबने उन्हें आश्चर्य से देखा। लेकिन वो अभी कैसे मंडप पर आकर नई बहू को आशीर्वाद देंगी। रहने दो मालती, जब बहू अंदर जाएगी तो वहाँ कमरे में दे देंगी, मामी सास ने कहा। नहीं मामी जी, माँ को तो चलकर आशीर्वाद देना ही होगा, अन्यथा ये सब विधि विधान अधूरा रह जाएगा। माँ की बात सुन सब हैरान रह गए। फिर नानी जी आई, सुगंधा पर अक्षत छिड़क उसे आशीर्वाद दिया। तब जाकर मालती जी शांत हुई। फिर उन्होंने भी बहू को उपहार के साथ आशीर्वाद दिया। आसपास की औरतें रिश्तेदार कानाफूसी करने लगी। शुभ कार्य में एक विधवा को आगे करना ठीक है क्या? ये मालती ने ठीक नहीं किया। नई बहू के लिए अपशगुन का काम उसने खुद ही किया है। आप लोगों को और कुछ बोलना है? वो मेरी माँ है और माँ बच्चों के लिए कभी अपशगुन नहीं होती। वो हमेशा आशीर्वाद देती है, इसीलिए आप लोग कृपया कुछ नहीं बोलें, सासू माँ ने कहा तो सारी महिलाओं के मुंह बंद हो गए। माँ, अब अपने हाथों से नई बहू को खीर खिलाओ। ये एक रस्म थी। नई बहू को घर की महिलाएं एक एक चम्मच खीर खिलाती हैं। सुगंधा आश्चर्य से अपनी सास को देखती रही। सबसे पहले नानी सास ने उसे खीर खिलाया और उसका मुंह चूम लिया। हमेशा खुश रहो, फूलो फलो और सबका मान सम्मान करो, यही मेरा आशीर्वाद है बहुरिया, नानी जी ने कहा तो सुगंधा अंदर तक भीग गई। वो उनके पैरों में झुक गई। जी नानी जी, आप मेरा उपहार ले आइए, मुझे भी देना है, नई बहुरिया को मुँह दिखाई नानी जी ने मालती जी से कहा। ये लीजिए, आप अपने मन का ही कीजिए। अरे, आपकी बहू को केवल आपका आशीर्वाद चाहिए क्या बेटा, ठीक कहा ना मैंने, मालती जी ने कहा तो उसकी माँ अड़ गई। फिर उन्होंने चांदी का एक सिंदूर दान मालती जी के हाथ से ले लिया और उसे सुगंधा के हाथ में थमाया। बहुत ही प्यारा और अनमोल सा उपहार था वो। उसकी नक्काशी देख सुगंधा रीझ गई। उसे माथे से लगाकर अपने बैग में डाल लिया। नानी जी, कुछ सोना तो दे देती। ये क्या, चांदी का छोटा सा सिंदूर दान दिया, एक रिश्ते की बहू ने कहा। इसके नाना रहते ना बेटा तो मैं कंगन बनवा कर देती, अभी मैं यही दे सकती हूँ। उनका चेहरा उतर गया था। नानी जी, ये मेरे लिए सबसे कीमती और अमूल्य उपहार है, सुगंधा ने कहा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू, तुम भी अपनी नानी को पहचान लो, सासू माँ ने कहा। सुगंधा ने देखा अजीब सा रिश्ता था सास और नानी सास के बीच। सबसे पहले नानी जी उन्हें आप कहकर बुलाती थी और सास उन्हें तुम बोलती थी। माँ बेटी में आपकी औपचारिकता तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन वो नई बहू थी तो कुछ नहीं
कहा संकोच में। फिर पग फेरे के लिए सुगंधा मायके चली गई। वहाँ कई महीनों के लिए रह गई। उसका शोध पत्र जमा होना था। उसके बाद उसे पति के साथ पहले ससुराल जाना था और फिर पति के कार्यक्षेत्र में जाना था। दुर्गा पूजा की 10वीं में दिन देख उसकी विदाई ससुराल के लिए हो गई। शाम को वो हारी थकी पहुंची। माँ ने समझाकर भेजा था कि जाकर ससुराल में आराम मत करना, मिलकर खाना बनाना, काम करना। लेकिन वहाँ पहुंचकर सुखद आश्चर्य मिला। जैसे ही पहुंची नानी जी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ हाँ, गोद में बिठा लो, कहाँ की बिछड़ी हुई बहू मिली है ना। सास मालती जी ने मजाक में कहा। वो लजा गई। हाँ क्यों नहीं, गोद में बिठाऊंगी ही। आपको जलन क्यों हो रही है? कब से देखने के लिए इसे तरस रही थी मैं, नानी जी ने कहा और सुगंधा को अपने आलिंगन में भर लिया। थोड़ा प्यार हमारे लिए भी छोड़ दो, मालती जी ने कहा। सुगंधा सकुचाई हुई सबके पैर छुई और रसोई में जाना चाहिए, लेकिन सास से ज़्यादा नानी जी ने कुछ भी करने से रोक दिया। अभी आई हो, आराम करो। मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर खाना बना लिया है। वो तो देखती रह गई। अगले दिन नानी जी ने चूड़ीहारिन बुलाकर लाई। मालती जी को और सुगंधा दोनों को भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनाई। मैं इतना चूड़ी नहीं पहनती हूँ माँ, 4 डालूंगी बस, मालती जी कहती रह गई। लेकिन वो नहीं मानी। वो तो ना तो मालती जी को कुछ करने देती और ना ही सुगंधा को, लेकिन सुगंधा को ही बुरा लगता और उन्हें आग्रह से मना करा देती। लेकिन एक चीज़ अजीब लगती, वो हर जगह घूमने जाने के लिए साथ में तैयार रहती, एकदम गहरे रंग की साड़ी पहनती। मालती जी कभी कभी गुस्सा हो जाती। देखो माँ, ये सब रंग की साड़ी यहाँ मत पहना करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ मंगवा देती हूँ, मालती जी ने कहा और उनके लिए हल्के रंग की साड़ियाँ मंगवा दी। नानी जी भुनभुनाते हुए हल्के रंग की साड़ियाँ पहन लेती। वो बहुत शौकीन थी। सासू माँ ने कभी नहीं कहा कि वे बहू बेटे के साथ घूमने जाएंगी, लेकिन नानी जी तैयार रहती। सुगंधा दुविधा में पड़ जाती। आज मेरा नाती कहाँ ले जा रहा है तुमको? सुगंधा को तैयार होते देख नानी जी ने कहा। फिल्म देखने, और उधर से ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए आएंगे, भोली सुगंधा ने कहा। मुझे नहीं ले चलेगी? इस पर सुगंधा ने कह दिया, चलिए। मालती जी ने सुना तो बिगड़ गई। ये क्या है माँ, जवान बेटे बहू के साथ कहाँ जाओगी? यहीं रहो चुपचाप। मम्मी जी जाने दीजिए ना नानी जी को, आप भी चलिए। पागल हो गई है क्या तू? दोनों जाओ घूमने। हम बुढ़ियों के संग कहाँ जाओगी? मालती जी ने कहा तो दोनों चुप हो गई। लेकिन सुगंधा को अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो सबको लेकर गई और बाजार में सबको कुछ कुछ खरीदवाई। फिर रेस्टोरेंट में खाते हुए घर वापस आई थी तो वो मालती जी की माँ और बेटी को बच्चों की तरह ही व्यवहार करती। मालती जी के बाल संवारती, तेल डालती, उनके हाथ पैरों में मसाज करती, लेकिन मालती जी से वो कुछ नहीं करवाती। सुगंधा भले ही उनकी सेवा करती तो उसे हृदय से भर भर कर आशीर्वाद देती। एक दिन सुगंधा ने मालती जी से पूछा कि नानी जी आपको आप क्यों कहती हैं? उस दिन नानी जी पड़ोस में कीर्तन में गई थी। वो सुबह ही चली गई थी कि सबकी मदद कर देंगी। मालती जी शाम को जाने वाली थी, इसीलिए आज आराम से सास से बात करने बैठ गई। तुम्हें ये क्यों जानना है बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, बस एक कौतूहल है सब जानने की। नानी जी आपकी समवयस्क लगती हैं, उम्र का पता ही नहीं चलता उनका, इसीलिए बस, सुगंधा ने सर पकाते हुए कहा। अच्छा ये बात है, माँ मेरी उम्र की ही लगती है। तो सुनो बहू, माँ मेरी ही उम्र की नहीं बल्कि 2 साल छोटी है। मालती जी के रहस्य उद्घाटन से सुगंधा अचंभित रह गई। ये कैसे माँ? नाना जी ने दूसरी शादी की थी, लेकिन इतनी कम उम्र की लड़की से उन्होंने विवाह क्यों किया? अपने बराबर की स्त्री से विवाह क्यों नहीं किया? सुगंधा की आंखें विस्फारित हो रही थी। बात यह है बहू कि जब मैं 5 वर्ष की थी उसी समय मेरी माँ चल बसी थी। बाबूजी ने मुझे पाला और मात्र 12 वर्ष में ही मेरी शादी कर दी, लेकिन गौना नहीं हुआ था तो मैं मायके में ही थी। मैं उस समय मात्र 14 साल की थी जब बाबूजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे। मैं अपनी चाची के साथ गप्पे कर रही थी, तभी हल्ला करते हुए कुछ लोग आए। काका ने मौजा खरीदा। पता चला कि मेरे बाबूजी और गांव के ही एक और काका ने 2 लड़कियां खरीद कर लाए हैं। दोनों ही विधुर थे। उनके गांव में पहले भी लड़कियां खरीद के लाई जाती थीं और उन्हें मौजा कहा जाता था।
गरीब माँ बाप बेटियों को आर्थिक अभाव में भेज देते थे। तब तक दोनों आ गए और दोनों के पीछे पीछे घूंघट में छोटे कद की 2 लड़कियां चली आई रही थी। मैं तो थक रह गई। बाबूजी को इस उम्र में क्या सूझी। मालती बेटा, ये तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रखना, बाबूजी कहकर बाहर ही चले गए। शायद उन्हें मेरे सामने शर्म आ रही थी। मैं गई और उस लजाती डरी हुई बच्ची को थाम कर घर के अंदर ले आई। अंदर लाकर उसका घूंघट उतारा तो दिल दहल गया। ये तो एकदम बच्ची थी, मुझसे भी छोटी थी। गुस्सा भी आया बाबूजी पर कि मेरे से भी छोटी लड़की को पत्नी बनाने में उन्हें शर्म नहीं आई। चाची भाभी भी सब बाबूजी की निंदा कर रहे थे। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि इस बच्ची का क्या होगा, वो भी मेरे में सिमटी रहती है। बाबूजी देर रात आते और खाना खाकर सो जाते और ये माँ मेरी साड़ी के आंचल में अपनी साड़ी का आंचल का गांठ लगा लेती। रात में मुझसे एकदम चिपट कर सोती। उस समय इसे मासिक धर्म भी नहीं आता था। धीरे धीरे कुछ साल बीते और माँ को भी ज्ञान होने लगा। अब वो बाबूजी से उतना ना तो सहमती थी और ना ही डरती थी, लेकिन अभी भी मेरी साड़ी से अपनी साड़ी में गांठ लगाकर ही सोती। तभी मेरी ससुराल से गौना का दिन बनकर आया। मेरी माँ सहम गई। मैं कैसे रहूँगी लली, आप मत जाइए, मुझे यहाँ सबसे डर लगता है। मुझे उस पर माया आ गई। लेकिन माँ, तुम्हें रहना तो बाबूजी के साथ है। वो धोती वाले से तो ज़्यादा डर लगता है। मुझे बुलाकर वो मेरा हाथ छूते हैं, कभी मेरा गाल नोच लेते हैं, कभी वो। आगे की बात ना वो बोल पाई और ना मैं सुन पाई। मैं तो खुद पुरुष स्पर्श से अनजान थी। अभी तक गौना नहीं हुआ था, लेकिन भाभियों दीदियों की बातें सुन इतना अबोध भी नहीं थी। लेकिन ये मेरी मासूम सी माँ। मुझे गुस्सा आया इसके घर वालों पर, अपने बाबूजी पर, जिन्होंने एक कच्ची उम्र की बच्ची को इस दलदल में धकेल दिया था। कहाँ 12 साल की कच्ची कली सी बच्ची और कहाँ एक 35 साल का पका हुआ पुरुष। उफ, मैं कांप गई अपनी इस मासूम माँ की नियति पर। फिर मैंने अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे माँ को सब बताना समझाना शुरू किया। बेशर्म होकर बाबूजी से भी बात की कि माँ को धीरे धीरे विश्वास मिले। बाबूजी तो शर्म से गड़ गए। उन्हें अब अफसोस हो रहा था कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अब इसका फ़ायदा नहीं था। अब धीरे धीरे माँ बाबूजी से बातें करने लगी, उनका ध्यान रखती, उन्हें खाना देती, उनके साथ बात करती। इसका फ़ायदा हुआ कि जब मैं गौना होकर ससुराल गई तो माँ बाबूजी में अच्छी बनने लगी थी। माँ ने मेरे गौने की तैयारी भी खूब उत्साह से की थी। उन्होंने अपने चांदी का कड़ा और गले की हंसली उतार कर मुझे पहना दिया था। फिर मुझे रोते हुए विदा कर दिया। पहले मैं उसकी माँ बन गई थी और अब वो मेरी माँ का फ़र्ज अदा कर रही थी। मैं ससुराल में रच बस गई। फिर 5 साल बाद अपने मायके गई। अब माँ बदल गई थी। पहली वाली सहमी डरी माँ अब बोल्ड हो गई थी। उसकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजती। मेरे 3 भाई बहन हो गए थे। मेरा भी ये सौम्य हो गया था और मुक्ता होने वाली थी। मैं जब गई तो माँ बहुत खुश हुई, मुझे गले से लगा, खूब रोई। मुझे लगा बाबूजी शायद उसे परेशान करते हों। माँ, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? बाबूजी तंग तो नहीं करते तुम्हें? मैं घबराई हुई ना जाने क्या क्या बोलने लगी। माँ तब हंसने लगी। ना लली, आपको देख अब मैं ठीक हूँ और अब आपके बाबूजी के साथ भी ठीक से रहती हूँ। ये देखिए आपके भाई बहन। माँ के पीछे उन्हीं के जैसे 3 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे छुपे जा रहे थे। ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप रोई क्यों? तब बाबूजी ने बताया कि इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के कारण वो दुखी थी। मैंने सबके लिए लाए उपहार पकड़ाए। माँ मेरे आगे पीछे कर रही थी, इतना ज़्यादा कि बगल की चाची सब कहने लगी कि कितना कर लो, रहोगी सौतेली ही। इस पर माँ का चेहरा उतर गया। वो अंदर चली गई। मैंने चाची पर गुस्सा किया और अंदर चली गई। देखा तो रो रही थी। फिर मैंने मनाया, माँ मैंने कुछ कहा तुम्हें जो रो रही हो? इन लोगों को बोलने दो, तुम्हारी अच्छाई बर्दाश्त नहीं हो रही है इन्हें। छोड़ो ना इन सबको। मैं आई कुछ दिनों के लिए तो मुझे अच्छी यादें ले जाने दो। मैंने कहा तो माँ वही नन्ही माँ की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। फिर तो माँ ने मेरी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे मुक्ता होने वाली थी तो मुझे कोई काम करने नहीं देती। तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाती। गांव में होटल तो थे नहीं, जो कुछ खरीद कर लाती, इसीलिए मैं घर के बने व्यंजनों का आनंद लेती। मैं देखकर दंग थी कि माँ ने कितनी अच्छी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। लेकिन मेरे चचेरे भाइयों को ये पसंद नहीं था। माँ ने मुझे
भाई यानी बाबूजी को वारिस दे दिया था। अर्थात अब बाबूजी की वो ज़मीन जायदाद जिसे वे लोग अपना समझ रहे थे उसे लेने वाला आ गया था। लेकिन मैं खुश थी। मेरे भी भाई बहन थे, भले ही मुझसे उम्र का एक बड़ा अंतर था। मैं गई थी तो माँ के खिलाफ सब मुझे भड़काने की कोशिश करते। बाबूजी पर असर पड़ता था, लेकिन मैं समझ रही थी माँ ने बहुत झेला। इस कच्ची उम्र में एक प्रौढ़ पति का साथ, असमय गर्भभार, गृहस्थी और सबके विरोध को झेलना कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन माँ ने सब झेला। मालती जी कहते कहते सांस ली। उनके चेहरे पर माँ के लिए अपार प्रेम और दुख भी झलक रहा था। सुगंधा दौड़कर पानी ले आई। मालती जी पानी पी और स्थिर हुई। मम्मी जी, फिर नानी जी ने सबका सामना कैसे किया? सुगंधा की उत्सुकता बढ़ रही थी। तभी नानी जी कीर्तन से आ गई। क्या हुआ, सास बहू मिलकर मेरी चुगली कर रही हो? नानी जी की बात पर सुगंधा चुप हो गई और मालती जी हंस पड़ी। माँ, कैसा रहा वहाँ सब? अच्छा था, सब भजन गा रहे थे तो मैं भी गाई। सब आपको पूछ रहे थे, नानी जी ने कहा। उस दिन फिर और कोई बात नहीं हो पाई। सुगंधा बहुत सारे प्रश्नों के साथ घूमती रही। फिर एक दिन नानी जी ने आकर कहा, लल्ली, मुन्ना की अम्मा गंगा स्नान के लिए जा रही है, मुझे भी कह रही है जाने के लिए। मैंने कहा पूछ कर बताऊंगी। क्या कहूँ उनको? नानी जी ने कहा तो मालती जी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। मैं मना करूंगी तो तुम मान जाओगी माँ? जाओ, लेकिन दामाद के आने से पहले ही चली आना। ये गुस्सा करते हैं, तुम इधर उधर बहुत भटकती हो। मालती जी ने कहा तो पहले उनका चेहरा उतर गया, फिर खुश हो गई। मालती जी ने कहा कि तुम भटकती रहती हो, तो नानी जी का चेहरा उतर गया। अच्छा जाओ ना, उदास क्यों होती हो? गंगा स्नान पुण्यकार ही है। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। मालती जी ने कहा तो नानी जी खुश हो गई। सुगंधा ने जल्दी से नाश्ता बनाकर सबको खिला दिया, फिर खाना भी बनाया। अब वह निश्चिंत थी। सोचा कि अब मालती जी से जाकर नानी जी के बारे में बात करूंगी। तभी सौम्य के कुछ दोस्त आ गए और वो उनकी आवभगत में लग गई। तब तक नानी जी भी आ गई। आते ही वो सबके साथ हंसी मजाक में लग गई। एकदम बिंदास रहती थी वो। उम्र का कोई प्रभाव नहीं था उनके ऊपर, और ना ही किसी से भी बात करने में या मजाक करने में हिचकती थी। अरे गोविंद, तुम कब रसगुल्ला खिलाएगा मुझे? शादी करो जल्दी से, सौम्य पापा बन जाएगा तब शादी करेगा। नानी जी की इस बात से सब चौंक उठे। हैं, बहू माँ बनने वाली है और मुझे खबर भी नहीं है? मालती जी ने सोचा और अपनी प्रश्न भरी नज़रों से सुगंधा को देखा। वो तो शर्म से लाल हो गई। बड़ी मुश्किल से कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं। बस मालती जी बिगड़ गई। तुम्हें अकल नहीं है क्या? कहाँ क्या बोलना चाहिए? बच्चों सी बातें करती हो और ये मिठाई विठाई करती रहती हैं, लेकिन एक भी मिठाई छूती नहीं है। मालती जी की डांट से नानी जी एकदम चुप हो गई। तो क्या हुआ? कोई अच्छी खबर हो तो मिठाई ही खाने की बात करते हैं ना? वही तो मैंने कहा। थोड़ी देर बाद कहा तो सब मुस्कुरा दिए। इधर सुगंधा संकोच में पड़कर अंदर कमरे में चली गई। नानी जी भी पीछे से आई। नानी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब मुझे चिढ़ाएंगे ना? सुगंधा ने कहा तो नानी जी भी संकोच में आ गई। अरे बेटा, वो तो मैं गोविंद को शादी करने बोल रही थी, बीच में ये बात मुंह से निकल गई। माफ़ कर दो बेटा, लेकिन जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा ही देना। इन बूढ़ी आंखों में यही देखना है। नानी जी की बात पर सुगंधा शर्मा गई। जो मुंह में आता है बोल देती है, बुढ़ापे में एकदम सठिया गई है ना माँ। पीछे से मालती जी पहुँच गई। अच्छा, अब हो गया ना, कितना आप बोल रही हैं। बहू चलो, अब चाय बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का चाय पीना है। और आप आइए, आपके बालों में तेल डाल दूँ। इतने सुंदर बालों की कोई देख रेख नहीं करती है। नानी जी की बात पर सुगंधा चकित रह गई। मालती जी डांट रही थी, उसका कोई असर नहीं उन पर, और मालती जी भी भुनभुनाते हुए आकर उनके सामने बैठ गई। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गांव की बातें करने लगी। दोनों प्रगाढ़ सहेलियों जैसी बतिया रही थी। नानी जी मम्मी जी के बालों में तेल लगा रही थी और सुगंधा मुग्ध हो दोनों को देख रही थी। नानी जी की 3 संतान थी और 2 लड़की और 1 लड़का। दोनों लड़कियों की शादी उन्होंने खाते पीते घर में ही की थी। बेटा छोटा मोटा व्यवसाय करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत तेज तर्रार थी और नानी जी से तनिक नहीं बनती थी। इसीलिए नानी जी ज़्यादातर बेटियों के यहाँ ही ज़्यादा रहती थी, उसमें भी मालती जी के यहाँ सबसे ज़्यादा। सुगंधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसे नानी जी के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी।
बार बार उसकी कल्पना में छोटी सी नानी जी आती, जो एक प्रौढ़ से विवाह करने के लिए विवश हो गई थी। छोटी सी बच्ची जो विवाह होते ही अपने से बड़ी लड़की की माँ बन गई और अपने से बड़े लड़कों की काकी। उन्होंने कोई और रिश्ता तो जाना ही नहीं होगा। क्या सोच रही है बहू? नानी की बात का बुरा लग गया क्या? अरे उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, उसके हृदय में कुछ नहीं रहता, बस मुंह पर नियंत्रण नहीं है, जो मन में आया बोल देती है, मालती जी ने आकर कहा तो लेटी हुई सुगंधा उठकर बैठ गई। नहीं मम्मी जी, मैं उनकी बात के बारे में नहीं, बल्कि उनके बीते कठिन जीवन के बारे में सोच रही थी। इतना झेलने के बाद भी वो कितनी ऊर्जावान रहती हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं होता, जबकि आप इतना डांट देती है। सुगंधा ने बहुत आदर से कहा, हाँ बेटा, वो बहुत जीवट वाली है। यदि नहीं होती तो ना तो मुझे संभाल पाती और ना ही मेरे भाई बहनों को। बहुत कष्ट से सबको पाला है। बाबूजी भी एक समय सब छोड़कर पलायन कर गए थे। मालती जी ने कहा तो सुगंधा के सामने एक और रहस्य खुला। लली, देखिए ना, उधर कोसी नदी के किनारे एक मेला लगा है। वो मुन्ना की माँ जा रही है, चलेगी? हे भगवान, सुबह ही गंगा स्नान से आई, अब फिर मेला घूमने जाएगी? कल चलना, मैं भी चलूँगी, मालती जी ने कहा। इस पर दोनों चौंक गई। मालती जी थोड़े भारी शरीर की गेहुए रंग की सुदर्शना महिला थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था, वो ज़्यादा चल नहीं पाती थी। जबकि नानी जी दिखने में गोरी चिट्टी लंबी छरहरी थी, दौड़कर कहीं भी चली जाती। नानी जी मेला देखने जाना चाहती थी तो मालती जी भी तैयार होती हैं जाने के लिए। सब हैरान हो जाते हैं। मम्मी, आपके घुटने में दर्द रहता है तो आप मेला कैसे जाएंगी? सौम्य ने कहा। चली जाऊंगी, तेरी नानी जी मेरी मालिश कर देंगी ना, मालती जी ने कहा। हाँ हाँ, मालिश तो कर ही दूंगी, लेकिन लली आपको परेशानी होगी, आप मत जाइए, मैं कल ही जाऊंगी। अब चलिए आप बैठिए कमरे में, मैं आपके घुटनों में मालिश कर देती हूँ, कहकर नानी जी तेल लेकर कमरे में हाजिर हो गई। माँ को आग्रह करके ले गई। अब ये मानेगी थोड़ी, ये जो मेरी माँ है ना, कहती हुई मालती जी उठकर चली गई। सुगंधा मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली गई, क्योंकि अब नानी जी को चाय की तलब लगेगी। नानी जी हर काम में परफेक्ट थी, उनमें फुर्ती भी गजब की थी। जिस दिन काम वाली नहीं आती उस दिन काम की खींचातानी हो जाती। मालती जी अपना काम करना चाहती और नानी जी चाहती कि सारा काम खुद कर ले। सुगंधा बर्तन धोने जाती तो नानी जी बाल्टी और कपड़ा लेकर पोछा लगाने बैठ जाती। सुगंधा कितना भी मना करती वो सुनती नहीं। यही नहीं, पास पड़ोस में भी उनका सबसे बहुत लगाव हो गया था। जाकर गप्पे तो मारती ही, उनकी मदद भी करती। पूरे कॉलोनी में वह नानी जी के नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन एक आदत बहुत खराब थी, घर में उनसे कोई भी बात कही जाती वो जाकर बाहर कह आती। एक दिन मालती जी डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी, तभी कॉलोनी की मिसेज राय मिल गई। उन्होंने उनका हालचाल पूछा। मालती जी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा आपको? और आपकी बहू कैसी है? उसको कहीं दिखला रही हैं या नहीं? समय से बच्चा हो जाए वही अच्छा है, उन्होंने कहा तो मालती जी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, सब ठीक है भाभी जी, बहू को भी बच्चा हो ही जाएगा। अभी कुछ महीने पहले ही तो शादी हुई है, कुछ दिन जीवन के आनंद लेने दीजिए, मालती जी ने कहा। हाँ, लेकिन आपकी माताजी बहुत चिंता कर रही थी, कल ही आई थी कि कह रही थी कि अभी तक बहू को बच्चा नहीं हुआ है, चिंता होती है, मिसेज राय ने कहा तो मालती जी चौंक गई, लेकिन जाहिर नहीं किया। वो क्या है ना मिसेज राय, जब ईश्वर को देना होगा तो वो दे ही देगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती। रही बात माँ की तो उन्हें कुछ ज़्यादा चिंता है, क्या किया जाए, गांव की है ना। मालती जी ने उन्हें निरुत्तर कर आगे बढ़ गई, लेकिन घर पर पहुंची तो गुस्से से सुगंधा घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों परेशान है? कब निकली नानी जी, कहाँ गईं? यही सब कांड करके आती हैं, आने दो आज उसको, मालती जी ने कहा। उन्होंने क्या किया? क्या किया? जो किया वो उनके सामने बताती हूँ। मालती जी गुस्से से बोल ही रही थी कि नानी जी आ गई। आते ही शुरू हो गई। पता है लली, वो कोने वाली जो मिसराइन है ना, उनकी बेटी का चक्कर एक लड़के से चल रहा है। सारे मोहल्ले में अपनी परवरिश का ढोल पीटती फिर रही थी। उनका चेहरा एक नए रहस्योद्घाटन से चमक उठ रहा था। सुगंधा को हंसी भी आई। मालती जी ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा। तुमको ये सब पंचायत करके बहुत मज़ा आता है ना माँ? कॉलोनी में जाकर सबके साथ उठ बैठकर यही सब काम करती हैं, क्या कहेंगी सब? मैं कभी उनके साथ ये सब पंचायत करने नहीं गई, फिर तुम? मालती जी की डांट सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। मैंने क्या किया है लली, जो इतना आप सुना रही हैं? नानी जी सिर्फ
अपनी बेटी से डरती थी। आज वो बेटी उनसे नाराज़ थी। क्या किया है आपने? मिसेज़ राय मिली थी। वो पूछ रही थी कि मेरी बहू को बच्चा होने में क्या दिक्कत है। आपकी माताजी बहुत चिंता कर रही हैं। तुम ये चिंता घर के अंदर को कर लो तो अच्छा है, बाहर क्यों घर के बात की चर्चा करती हो? मालती जी गुस्से में बोलती रही और नानी जी चुपचाप सुनती रही। मम्मी जी अब छोड़िए ना, कितना नानी जी को सुना रही हैं। मेरे प्रति उनकी कोई गलत भावना थोड़े ना है। सुगंधा ने सास को शांत करते हुए कहा और नानी जी को और देखा। वो शर्मिंदा थी। अच्छा माफ़ कर दीजिए लली, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने जाऊंगी। नानी जी ने जाकर माफ़ी मांगी। फिर मालती जी का गुस्सा ठंडा हुआ। अगले दिन नानी जी सुबह से बहुत उत्साहित थी। सुगंधा के साथ मिलकर रसोई की तैयारी कर दी। बहुरिया क्या सब्जी बनाओगी? बताओ, मैं काट देती हूँ। क्या बात है नानी जी, आज सुबह सुबह ही आ गई? सुगंधा ने पूछा। मालती जी मुस्कुराई। आज नानी जी को मेला जाना है तो फुर्ती देखने के काबिल है। ऐसे वे हर समय फुर्ती से भरी रहती हैं, लेकिन आज घूमने जाना है तो चाहती हैं हर काम करके रख देना चाह रही हैं। नानी जी आप रहने दीजिए ना, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, कर लूँगी, सुगंधा ने कहा। लेकिन नानी जी हड़बड़ी में सब काम करने के चक्कर में अपनी उंगली काट ली। नानी जी जाइए ना आप, ये देखिए आपने अपनी उंगली काट ली ना, कहकर सुगंधा ने जल्दी से उंगली पर पानी डालने लगी। उसे रुई से पोंछकर तुरंत बैंडेज लगा दिया। फिर उन्हें ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। आप चुपचाप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक हिलिएगा नहीं। सुगंधा प्यार से डांट कर चली गई। फिर जल्दी से चाय बनाकर लाई और उन्हें दिया। दोपहर के भोजन तक नानी जी अपनी उंगली के दर्द को भूलकर मालती जी की सेवा में लग गईं। ये देख सब मुस्कुराने लगे। माता जी कहाँ हैं? तैयार हो गई? चलिए मैं आ गई आपको लेने। मालती जी ने देखा, मुन्ना की माँ थी। हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। नानी जी तुरंत बाहर आ गई। मालती जी ने कुछ पैसे दिए। जाओ जल्दी आ जाना, दामाद जी के ऑफिस से आने के पहले आ जाना, मालती जी ने कहा। तो उन्होंने सिर हिलाया और तेजी से निकल गईं। अब सुगंधा जाकर लेट गई। सबको खिला पिलाकर आराम करने का ही समय था। तभी रजिस्ट्री लेटर लिए पोस्टमैन आया तो सबकी नींद में खलल पड़ गया। मालती जी ने लेटर लेकर सुगंधा को दे दिया। क्या है बहू, खोल कर देखो ना, मालती जी ने कहा। तो सुगंधा ने खोला और एक निमंत्रण पत्र निकालकर उन्हें थमाया। ये तो अलका की बेटी की शादी का निमंत्रण है, मालती जी ने कहा। अच्छा मौसी जी की बेटी का? मम्मी जी आप तो जाइएगा ना, केवल मैं क्यों, तुम भी चलना। कैसे जानोगी पहचानोगी अपने रिश्तेदारों को? शादी ब्याह ही तो एक आयोजन है जहाँ सारे रिश्तेदारों से आपस में मिलन होता है। बहुत अच्छा लगेगा बहू, चलोगी ना हमारे साथ? मालती जी ने बहुत प्यार से पूछा। जी मम्मी जी ज़रूर जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी आपने जो उस दिन नानी जी की कहानी सुना रही थी वो पूरी नहीं हुई थी, आज सुनाइए ना, सुगंधा ने मालती जी को आग्रह किया। तुमको नानी जी में बहुत रुचि हो रही, क्या बात है? देखिए मम्मी जी, नाना जी का इतनी कम उम्र की लड़की से विवाह करना कितना गलत था। नानी जी के सारे अरमान तो मिट्टी में मिल गए होंगे, इसलिए तो अपनी अपूर्ण आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आज कभी मेरे साथ जाना चाहती हैं तो कभी आंटी के साथ, सुगंधा ने कहा। मालती जी उसे देखती रह गई। तभी सुगंधा दूसरे कमरे में गई और तेल की शीशी लेकर आई। मम्मी जी आइए, आपके घुटनों की मालिश भी कर देती हूँ और आप मुझे नानी जी के बारे में भी बताइए, कहकर वो मालती जी की मालिश करने लगी। तुम तो एकदम माँ के पक्ष में हो बहू, कहकर उन्होंने बैठे बैठे ही आंखें मूंद ली। सुगंधा मालिश करने लगी। मम्मी मुझे उनके दर्द से दर्द महसूस होता है, कैसे सहन किया होगा उन्होंने सब, इसीलिए सब जानने की इच्छा हो रही है, सुगंधा ने कहा। तो मालती जी ने आंखें खोल बहू को निहारा और कहना शुरू किया। मैं जब माँ के पास गई तो मुक्ता होने वाली थी, तो वो बहुत खुश हुई। हर किसी से कहती कि मेरी बड़ी बेटी आई है, मेरा नाती आया है। उसकी खुशी छलकती रहती उसकी बातों से, उसके कार्यों से। कहते कहते मालती जी उन दिनों में खो सी गईं। लली आप इस बार यहीं रहिए, मेरी नातिन आने वाली है, घर में लक्ष्मी आने वाली है, माँ कह रही थी और मैं उसकी बात सुन रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन माँ ये कैसे पता कि लड़की ही होगी, लड़का भी हो सकता है ना? मेरा मन कह रहा है लली कि इस बार हमारी नातिन ही आने वाली है। मैं तो ढोल बजाऊंगी, सोहर गाऊंगी, सबको नचाऊंगी। लली आप इतने साल बाद आई हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। माँ के उत्साह का ठिकाना नहीं था। इस बार सौम्य के पापा की ट्रेनिंग थी,
तो लंबे समय के लिए वो चले गए थे, इसीलिए इस बार मुझे मौका मिल गया रहने का। इसके बाद मैं जब तक रही, माँ मेरा बहुत ख्याल रखी। गुड्डे गुड़िया जैसा मेरे भाई बहन भी मेरे आगे पीछे घूमते रहते, मुझे बड़ी दीदी कहते रहते। मेरा सौम्य भी उन लोगों से घुल मिल गया था। मेरी ससुराल भी बगल के गांव से थी। सौम्य के पापा ने कहा था कि वो जब आएंगे तो उनके साथ वहाँ चलूँगी, इसलिए मैं माँ के पास ही आ गई थी। बाबूजी भी इस बार मुझे देख बहुत खुश थे। मालती जी ख्यालों में खोई हुई अपनी आप बीती बहू सुगंधा को सुनाई जा रही थी और सुगंधा ध्यान से सुन रही थी। अब छोड़ दो, बहुत मालिश हो गई, अब बैठ मेरे पास, बाकी का सुनाइए ना मम्मी जी। सुगंधा ने एक कुशन मालती जी को दिया और एक खुद लेकर आराम से बैठ गई। मालती जी फिर से अतीत में चली गई। याद आता गया वो दिन जब अचानक खबर आई कि सास बीमार है। गांव से एक चचेरा देवर संदेश लेकर आया और साथ कहा जाने के लिए। माँ तो दुखी हो गई बेटी के जाने से, लेकिन क्या करती, मना भी नहीं कर सकती थी उन्हें जाने से। लली, दामाद जी भी आ जाते तो अच्छा रहता। ससुराल में इस अवस्था में कौन देखेगा आपको, मुझे चिंता हो रही है। माँ की चिंता कम नहीं हो पा रही थी। बगल से एक चाची आ गई। क्यों री नई की बहू, इस अवस्था में बेटी को रखा जाता है या भेजा जाता है? क्यों भगा रही है इसे? आखिर अपने बच्चे हुए तो सौतेलापन दिखा दिया ना। उन्होंने कहा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें गुस्सा आया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं चाची? मेरी सास बीमार हो गई है इसलिए जा रही हूँ। देखिए मेरे देवर आए हैं मुझे लेने। माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ मेरा इतना ख्याल रखती है कि मेरा मायका पूरा हो गया है। मालती जी ने चाची को कहा और जाकर माँ के गले से लग गई। माँ तुम दुखी मत हो, हम दोनों इतने अच्छे से रहते हैं, ये देख बर्दाश्त नहीं होता है सबको। माँ भीगी आंखों से ही मुस्कुरा उठी। हाँ लली, आप मेरी पहली संतान हैं। आपने मुझे माँ कहकर ममता का एहसास दिलाया। आज आपके छोटे भाई आ गए हैं तो क्या आपका महत्व कम हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। माँ की आंखें फिर छलछला गई। माँ अब जाने दो, कहकर वो निकल गई देवर के साथ। ससुराल पहुंची तो सास बीमार थी ही, साथ ही ननद को देखने लड़के वाले भी आने वाले थे। मायका तो मायका था, माँ कुछ करने ही नहीं देती थी और यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ पड़ गई। आते ही मालती जी रसोई में घुस गई। नन्हा सौम भी अनमना सा घूमता रहता, वो उस पर ध्यान भी नहीं दे पाती। ननद की शादी ठीक हो गई, अब सौम पर मालती जी ध्यान नहीं दे पाती थी और गर्भावस्था के कारण खुद भी थक जाती थी। ऐसे में माँ की याद उन्हें बहुत आती थी। माँ कुछ करने नहीं देती थी, सौम का भी ध्यान रखती थी। भाई बहन भी उसको खिलाते रहते थे। बहनें तो सौम को छोड़ती ही नहीं थी और यहाँ इस अवस्था में भी सबकी सुननी पड़ती है। खैर ननद की शादी ठीक हो गई। सौम के पापा भी आए। मायके से माँ बाबूजी और भाई बहन ढेरों सौगात लेकर आए थे। सबके लिए कपड़े, मिठाई, ननद के लिए सोने का टॉप्स, होने वाले नंदोई के लिए अंगूठी, कपड़े सब लाकर जब सास के सामने रखा तो उनके साथ साथ सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बहू, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी माँ कम उम्र की है, उसे कुछ नहीं आता है। यहाँ तो वो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। लगता नहीं है कि तुम्हारे बाबूजी से इतनी छोटी हैं और अब शादी हुई है। क्या क्या नहीं दिया साज में, इतना तो दूसरी बहुओं के मायके से भी नहीं आया है। सास ने कहा तो मालती जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन ससुराल में चुप रहना ही उचित समझा उन्होंने। लेकिन माँ चुप नहीं रही। समधन जी अब बेटी की माँ है और उसकी ससुराल आए हैं तो सब तो लाना ही होगा। ये अच्छा लगा कि आप लोगों को सब पसंद आया है ना दीदी, माँ ने कहा तो सब लाजवाब हो गया। फिर तो माँ छा गई। माँ तो शादी के सारे कार्यक्रम में ऐसे शामिल हो रही थी कि लगता ही नहीं था कि वो पहली बार यहाँ आई हैं। ढोलक पर थाप देते हुए एक से एक गीतों से समा बांध दी उन्होंने। सभी उनके प्रशंसक हो गए। अब तो सब जगह उनके ही नाम की पुकार मचती। लेकिन ननद की विदाई होते होते मालती जी की तबीयत गड़बड़ाने लगी। विदाई के बाद उन्हें पास के शहर के अस्पताल में ले जाया गया। माँ तो एकदम परेशान हो गई। उन्होंने देखा था मालती जी को सब कुछ संभालते हुए। हालांकि आने के बाद वह उन्हें ज़्यादा कुछ करने नहीं देती थी, फिर भी काम वो भी शादी घर में बढ़ा हुआ ही रहता है।
डॉक्टर देख करके ही गुस्सा हो गया। ऐसी अवस्था में उन पर काम का इतना ज़्यादा दबाव क्यों दिया गया? सोम के पापा अपराधी भाव से सब सुनते रहे। कुछ दिन मालती जी अस्पताल में रही, रक्त भी चढ़ा उन्हें। अब सोम के पापा बोले कि अब इसे अपने पास ही ले जाऊंगा। डॉक्टर ने मना किया कि लंबा सफ़र नहीं करना है। तब माँ अड़ गई, लली मेरे साथ जाएगी, मैं सेवा करूंगी इनकी। मेहमान जी, आप लली की चिंता छोड़ दीजिए। माँ की बात पर मालती जी ने भी हाँ की मुहर लगा दी। सास ने कुछ नहीं कहा। फिर मालती जी को लेकर माँ अपने गांव आ गई। डॉक्टर ने सब समझा दिया। सोम के पापा पत्नी के साथ ससुराल आए और जब उनकी हालत स्थिर हो गई तब वो चले गए। इधर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ गांव में घर से बाहर नहीं निकलती थी। सिर पर घूंघट रखकर बहुत ज़रूरत होने पर भी वो बगल में चाची के यहाँ जाती थी। वो कभी गांव में अपने खेतों पर भी नहीं गई थी। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी, काम करने में सबसे आगे रहती, बाबूजी के साथ भी बहुत खुश रहती। अब मालती जी आ गई तो उनका सारा समय उनकी देखभाल और बातों में ही कट जाता। वो तो निहारती रहती और याद करती कि माँ किस तरह आई थी और आज कैसी एक पूर्ण गृहिणी की तरह सब संभाल रही है। मालती जी मायके जाकर मगन हो जाती हैं। जब वो पूरी तरह स्वस्थ होने लगती है तब सौम्य के पापा का पत्र आता है कि वह लेने आ रहे हैं। माँ उदास हो जाती है। लली, यही आपको बच्चा हो जाता तो मैं सब संभाल देती ना, वहाँ आप अकेली कैसे करेंगी? माँ की उदासी मालती जी को गहरे रूप में छू गई। इतना प्यार, इतना लगाव तो शायद उनकी अपनी माँ भी नहीं दे पाती। उम्र में छोटी होने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपने आप को फर्ज पूरा करने से पीछे नहीं रखा। हमेशा माँ के रूप में उनके साथ रही। माँ, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम्हारे दामाद जी मेरी पूरी देखभाल करते हैं, लेकिन मेरे नहीं रहने से उन्हें भी दिक्कत हो जाती है ना। घर देखने वाला और कोई नहीं है माँ वहाँ। मालती जी ने बहुत समझाया। फिर नियत समय पर सौम्य के पापा आए और वह उनके साथ चली गई। वो अपनी गृहस्थी में रच बस गई। कुछ महीनों बाद मुक्ता का जन्म हुआ। मालती जी की एक ननद आई और महीने भर रहकर चली गई। अब मालती जी को दो दो बच्चों को संभालना पड़ता था, लेकिन अच्छा था कि सोम बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लगा था। समझदार भी बहुत था। समय बीता और मुक्ता भी स्कूल जाने लगी। अब मालती जी को समय मिलने लगा। एक दिन उन्होंने मायके पत्र लिखा। बहुत दिन से पत्र व्यवहार भी नहीं हो रहा था, लेकिन पत्र का जवाब नहीं आया। तभी फिर अपनी ससुराल जाने का अवसर मिला। बच्चों की गर्मी छुट्टी थी। सोम 8वें में और मुक्ता तीसरी कक्षा में थी। दोनों पढ़ने में काफ़ी तेज थे। पापा से नियमित पढ़ते थे, इसीलिए उनकी किताबें भी बैग में डाल लिया कि लंबी छुट्टी में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। उसने फिर से पत्र डाल दिया। बाबूजी थोड़े पढ़े लिखे थे तो जवाब आना चाहिए था, लेकिन जाने का दिन आ गया और पत्र का जवाब नहीं आया। मालती जी पति और बच्चों के साथ पहले ससुराल गईं। कुछ दिन रही ही थी कि मायके से एक रिश्तेदार आया। सास मुझे बुलाई, बहू मिल लो इनसे, तुमसे बात करना चाह रहे थे। मालती जी बाहर आई तो देखी कि उनके मायके का दूर का चचेरा भाई आया हुआ था। वो यहाँ का जमाई लगता था, बगल के चाचा जी का। वो चाय लेकर आई और बातें करने लगी। हाँ राजू बोलो, वहाँ का समाचार कैसा है? माँ बाबूजी सब ठीक है ना? नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको कोई खबर नहीं मिली है? राजू की बात से मालती जी सशंकित हो गई। मैंने पत्र लिखा था दो, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। बाबूजी बीमार हैं क्या? मालती जी धड़कते हृदय से जानना चाहा। कौन जवाब देगा? मजले काका तो कब के घर छोड़कर चले गए हैं। नेकी चाची सबसे लड़ाई कर रही हैं। रोशन काका, प्रभु काका, दयाल भैया, मोहन भैया सब नेकी चाची को दबाकर सारा हिस्सा लेने के चक्कर में है। कल ही चाची आई थी और कितना रो रही थी। राजू बोला तो मालती जी थक से रह गई। सोम के पापा और बाकी सब भी दुखी हो गए। सुनकर सबकी आंखों में शादी के समय में ढोलक की थाप पर गीत गाती माँ की सूरत घूमने लगी। लेकिन बाबूजी चले क्यों गए और कहाँ गए? किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? किसी तरह खुद को जब्त कर उन्होंने पूछा। सास को भी आश्चर्य हुआ। कहाँ गए पता नहीं, लेकिन जाने से पहले नेकी चाची से खूब लड़ाई हो रही थी। अभी सब उन्हीं को भला बुरा कह रहे हैं। उन्हीं के कारण काका घर छोड़कर भाग गए। जानती हो दीदी, तुम्हारे भाई बहन सूख कर कांटा हो गए हैं। ठीक से खाना पीना नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ से 10 किलो चावल ले गई तो उस दिन भर पेट बच्चों ने खाना खाया।
राजू बोल रहा था और मालती जी के नयन गंगा यमुना बहा रहे थे। लेकिन समधन जी समधी जी से क्यों लड़ाई करती थी? आज समधी जी भाग गए तो कष्ट उन्हीं को तो हो रहा होगा ना, सास ने कहा। मालती जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उनसे और कुछ सुनने का मन नहीं हुआ। हृदय कल्पना कर कांप गया। कैसे माँ रह रही होगी वहाँ। ऐसे भी बाबूजी ने जब से दूसरी शादी की तब से भाई भतीजा चिढ़ गया था, और जब भाई हो गया तो तब से तो दुश्मनी ही हो गई। लेकिन बाबूजी के सामने मीठा बने रहते थे और माँ के खिलाफ भड़काते रहते थे। मालती दुखी मत हो, कल हम लोग चलते हैं, अपनी आँख से सब देख लेना। माँ का स्वभाव खराब नहीं है, अवश्य कुछ हुआ है, बिना गए समझ नहीं आएगा। सोम के पापा से तसल्ली भरे शब्द सुनकर उनका हाथ पकड़कर वो फपक कर रो पड़ी। उन्होंने पत्नी को गले से लगा लिया। फिर तो उन्होंने जाने की सारी तैयारी की। पास के शहर के बाजार जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदी। सबके लिए कपड़े जूते लेकर आई थी वो, इसीलिए सिर्फ खाने पीने का भरपूर सामान लेकर आई और उसी दिन दोपहर में बच्चों को लेकर निकल गई। सोम के पापा ने बहुत सारा सामान जाकर मालती जी के साथ खरीदा और सबको लेकर चल पड़े। उन्हें भी बहुत चिंता हो रही थी। सास ने भी कहा था, बहू चिंता मत करना, सबको समझाना और स्थिति को संभालने की कोशिश करना। दर्शन तो जा ही रहा है साथ में। जी माँ जी, कहकर उन्होंने सिर पर पल्लू संभाल कर पैर छुए। सारे देवी देवताओं का सुमिरन करते हुए कई मनौतियों मानते हुए चल पड़ी। घर पहुंची, लेकिन घर में माँ नहीं थी। भाई बहन तीनों थे। बड़ी बहन भी 14 साल की हो गई थी। बीच में भाई 10 साल का था और छोटी बहन 7 साल की थी। बड़ी बहन तो सब समझती थी, इसलिए शांत रहती थी, लेकिन दोनों छोटे भाई बहन जिद करने लगते थे। जैसे ही मालती जी पहुंची, तीनों भाई बहन उन्हें घेर लिए। बड़ी बहन अलका तो लिपट गई। भाई शिकायत करने लगा, बड़ी दीदी देखो ना, मोहन भैया ने मुझे डांट कर भगा दिया है। प्रभु आम खा रहा था, मुझे भी खाना था, मैं बोला तो मुझे डांट दिए और हाथ पकड़कर बाहर कर दिए। भाई के चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान अभी भी थे। हाँ बड़ी दीदी, प्रभु भैया मुझे भी डांट कर भगा दिए। सब भात के साथ दाल और सब्जी खा रहे थे। माँ तो रोज़ भात में नमक डालकर दे देती थी खाने के लिए, इसीलिए जब मैं बोली कि भैया मुझे भी दाल और सब्जी के साथ भात खाना है तो मुझे मारा और धक्का दे दिया, कहकर छोटी बहन गीता रोने लगी। उन सबकी ऐसी हालत देख मालती जी कलप गई। उन्होंने तुरंत बैग से बिस्कुट ब्रेड निकाल कर दिया। गर्म पानी करवा कर सबको हॉर्लिक्स के साथ बिस्कुट खिलाया। सोम और मुक्ता भी खाकर सबके साथ खेलने लगे। माँ कहाँ गई अलका, अब तक आई क्यों नहीं, मालती जी ने पूछा। सोम के पापा दर्शन जी भी खाकर बच्चों के साथ बातें करने लगे थे। दीदी कल से घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। कुछ दिन पहले राजू भैया के यहाँ से माँ चावल लाई थी, वही मैं बनाकर नमक के साथ दे देती थी। लेकिन आज गीता बोली कि उसे भी दाल और सब्जी के साथ भात खाना है, इसीलिए वो प्रभु भैया के यहाँ चुपके से चली गई और मांगने लगी। उन्होंने भगा दिया और जब वो रोते हुए लौटी तो माँ बहुत गुस्सा हो गई। वो चली गई लड़ने, कहकर अलका भी रो पड़ी। मालती जी ने उसे सीने से लगा दिया। माँ कहाँ चली गई लड़ने, भैया तो अभी खेत पर होंगे ना, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी दीदी, झगड़ा हो रहा होगा, अलका ने कहा। तो मालती जी चिंतित हो गई। उन्होंने अलका को चावल दाल सब्जी रसोई का सारा सामान पकड़ाया। फिर वो उसे सबको देखने को कह चल पड़ी। पहले वो बगल में प्रभु भैया के यहाँ गई। देखा तो सब आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही उसे देखा सबने बड़े आदर से बिठाया उसे। आ मालो, देख रही है तुम्हारी ये माँ कितना उत्पात मचा रही है। एक तो मझले काका से इतना झगड़ा की कि वो घर छोड़कर चले गए, हम लोगों का जीना हराम किए हुए है, रोज़ लड़ती है और आज तो सुबह से खेत पर पहुंची हुई है मालो, प्रभु भैया ने कहा जो बैठकर खाना खा रहे थे। भाभी सुंदर रंगीन साड़ी पहनी हुई एकदम अपने आप को चमकाए हुए हैं। बच्चे भी सुंदर से कपड़े पहन बालों को अच्छे से संवारे हुए खेल रहे थे। उन्हें तीनों भाई बहन याद आ गए जो रूखे बाल और रूखा मुंह लेकर उदास बैठे थे। लेकिन बाबूजी क्यों और कहाँ चले गए भैया, और बाबूजी चले गए तो माँ तो पहले घर से निकलती नहीं थी। इन बच्चों को देखने का दायित्व किसका है भैया। तीनों ऐसे दिख रहे थे जैसे महीनों से भरपेट खाना नहीं खाया उन्होंने। आखिर अपने हिस्से के खेत तो है ना भैया। मालती जी ने खाट पर बैठते ही भैया को शिकायत शुरू कर दी। तो देते नहीं थे,
लेकिन इन नव की चाची का मुंह इतना चलता है कि कोई क्या करे। एक तो मौजा, उस पर से इतना अधिकार। इस बार भाभी बोली, मौजा तब थी, अब मेरी माँ है वो, बाबूजी की पत्नी और उनके बच्चों की माँ। उनका अधिकार है भाभी आप लोगों की तरह ही रहने का और बच्चों को भर पेट खाना खिलाने का। मालती जी की बात पर भाभी भुनभुनाने लगी। देख मालो, तुम बेटी हो यहाँ की, आओ स्वागत करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे। खाओ पियो और प्रेम से सबके साथ मिलजुल कर बिता लो। क्यों हमारे पचड़े में पड़ती हो? इस बार प्रभु भैया ने गंभीरता से कहा। तभी गीता आ गई। दीदी माँ आ गई, चलो। मालती जी आई। माँ उन्हें देख उन्हें लिपटा कर बिलाप करने लगी। लली, करम फूटे थे मेरे जो माँ बाप ने एक बूढ़े के साथ बांध दिया था। फिर भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की। उम्र होने पर बच्चे भी हुए और आपके जाने के बाद अपनी गृहस्थी भी संभालने लगी। मैं कभी घर से क्या देहरी से बाहर पैर नहीं रखती थी, लेकिन आपके बाबूजी ने सब डुबा दिया। लली माँ हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मालती जी ने पहले उन्हें पानी पिलाया, शांत किया। माँ मैं सारी बातें सुनूंगी, पहले तुम शांत हो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। अलका तो खाना भी बना लेती है माँ, कितना समझदार हो गई है, देख आश्चर्य होता है। पहले तो माँ ने खाने से इनकार कर दिया, फिर मालती जी ने बहुत समझाया। अलका तब तक सब बच्चों को खाना खिला चुकी थी। सोम के पापा भी खाकर आराम करने लगे। माँ भी खाई, मालती जी के साथ आंखों में जल भर आया। माँ रोना मत, क्या हुआ, आराम से सुनूंगी, मैं आ गई हूँ ना। मुझे बाबूजी बेटा ही बोलते थे, तो बेटे का फर्ज अदा करके जाऊंगी ना। लली, कितने दिनों बाद आज हम लोग ढंग से खाना खाए हैं। आपके भाई बहन ढंग से खाना खाने के लिए तरस गए थे, इसीलिए आंखें भर आई। ये सब आप लाई? लली, कौन बताया आपको? लली, मेरी बड़ी बेटी सच में बेटी नहीं, घर का बेटा है। इस दुखिया माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचाने वाली है, कहकर वो फिर से दी। मालती जी ने सबको दूसरे कमरे में आराम करने को कहे स्वयं माँ के साथ अलग कमरे में लेट गई। मालती जी माँ का सिर सहलाने लगी। देखकर मन कैसा हो आया। माँ कितनी सुंदर थी, उनके जैसे पूरे गांव में कोई बहू नहीं थी। एकदम सोने सा दमकता रंग, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, छरहरा बदन, मॉडल को फेल करने वाली। वही माँ अभी रूखे बालों, सूखा चेहरा, फटी बदरंग साड़ी में अपने आप को ढकती, पति की कायरता के कारण अपने बच्चों और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दुनिया से लड़ती फिर रही है। मेरी गलती नहीं है लली, आपके बाबूजी क्यों चले गए मुझे इस मझधार में छोड़कर? अरे लड़ते झगड़ते लेकिन सब साथ तो रहते। 4 महीना हो गया लली आपके बाबूजी को गए हुए। कुछ महीना तो चल गया, मैं चावल बचा कर रखी हुई थी। 1 महीना पहले राजू के यहाँ से चावल लाई। पहली बार लली मैं घर से बाहर निकली, मैं सोची कि बाबूजी आ जाएंगे, लेकिन आज 4 महीना हो गया उन्हें। मेरी नहीं तो इन 3 बच्चों के लिए तो वापस आ जाते। माँ फिर से हिचकियाँ लेने लगी थी। माँ शांत हो जाओ, मुझे क्यों नहीं खबर किया? मेरी ससुराल ही चली आती, उन्हें बता देती। मालती जी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। माँ सिसकती रही। माँ शांत होकर बताओ मुझे कि बाबूजी क्यों गए और उनसे झगड़ा क्यों होता था। लली, जब तक बच्चे छोटे थे खर्च कम था, अब खर्च बढ़ गया। ये इनके नाते रिश्तेदार सब के सब लूटने वाले हैं। हमारे खेतों की फसल का एक छोटा सा हिस्सा हमें दे, बाकी रख लेते। मेरे बेटे बेटियों को दूध दही नहीं मिलता और ना ही ढंग से सामान्य दाल चावल ही मिलता। अच्छा खाना और अच्छा पहनना तो नसीब में ही नहीं था। एक दिन आपका भाई बगल में प्रभु के यहाँ गया खेलने, तो उनका बेटा दूध रोटी खा रहा था। वो आकर मुझसे दूध मांगने लगा। मैं आपके बाबूजी से बोली कि आप इतना काम करते हैं तो आपके हिस्से की पूरी फसल घर क्यों नहीं आती है। बाबूजी चुपचाप रहे। माँ ने श्वास लिया। मालती जी उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर लली मैं रोज़ बोलने लगी कि मुझे अपने हिस्से का हक चाहिए। भाई गोतियाँ पूड़ी मलाई उड़ाएं और मेरे बच्चे दाल चावल खाने के लिए भी तरसें। ये कहाँ का न्याय है लली? माँ इस बार सख्त होकर बोल रही थी। मालती जी केवल सुनती रहीं और उन्हें सहलाती रहीं। जब मेरे बेटे को ईप पर बुआ और मोहना डांट कर भगा दिया कि आम खाना है तो अपने बाबूजी को बोल, तब मेरा खून खौल गया। उसी खेत से उन लोगों की उपज आती है, उसी खेत से हम लोगों की भी उपज आती है।
तो उनके घर में पूड़ी और मलाई चलती है और मेरे बच्चे तरसते हैं। मैंने आपके बाबूजी को बोला कि यदि आप जाकर खेत से अपने हिस्से का उपज नहीं ला सकते हैं तो हम देहरी से बाहर निकलकर खेत में जाएंगे। इसी बात पर आपके बाबूजी गुस्सा हो गए और इन दूध मुँहों पर भी दया नहीं की लली और चले गए हमें छोड़कर। माँ बिलाप करते करते ज़मीन पर लुढ़क गई और बेहोश हो गई। मालती जी घबरा गई और सौम्य के पापा को आवाज़ देने लगी। सौम्य के पापा आए और माँ पर पानी की छींटे देने लगे। थोड़ी देर में होश आया। इस बार मालती जी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? खुद को नहीं संभालोगी तो कैसे होगा? फिर हम आए हैं ना कुछ तो निर्णय करवा कर जाएंगे। तुम एकदम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके बाबूजी क्यों चले गए लली? मैंने अपने लिए कुछ मांगा? कभी कोई शिकायत की? फिर मुझे इन निष्ठुर लोगों के बीच में छोड़कर क्यों चले गए? एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? मैं कहाँ से इन मासूमों के मुंह में दो निवाले डालूंगी? माँ को मालती जी ने अपने सीने से लगा लिया। माँ, एकदम नहीं, अब और नहीं, अब ठीक से रहोगी तुम, सुना तुमने? अब रोगी नहीं बिल्कुल। मालती जी ने उन्हें झकझोर कर कहा। इतनी सुंदर माँ आज कैसी पगली जैसी हो गई है। मालती जी ने अपनी वैनिटी केस से निकाला और कंघी लेकर उनका बाल संवारने लगी। फिर सिंदूर लगाया, हाथों में नई चूड़ियाँ पहनाई, फिर नई एक सूती साड़ी निकाल कर माँ को पहनाई। वही माँ एकदम बदल गई। फिर मैंने तीनों भाई बहनों की सूरत बदली, सबके कपड़े बदले जो मैं लेकर आई थी। अब असली मोर्चा था माँ को न्याय दिलाने का। सबसे संघर्ष करना था। कैसे करूँगी यही सोच रही थी। बड़ी दीदी, आप मुझे पूरी खिलाओगी? प्रभु भैया कहते हैं तुम्हारे बाबूजी भाग गए हैं, अब तुम लोग पानी में डुबाकर रोटी खाओ। नन्हा भाई महेश ने कहा तो मालती जी का कलेजा मुंह को आ गया। भैया, सबको इन मासूमों पर भी दया नहीं आती। फिर ये इनका हक है, उनके हिस्से का नहीं मांग रहे हैं। हाँ मेरा राजा भैया, तुम सब खाओगे, दूध रोटी भी और मिठाई भी। हाँ दीदिया, महेश ने बड़े आदर से कहा तो उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर सब बच्चे आपस में खेलने लगे। अलका खाना बनाने लगी और मालती जी विचारों में डूब गई। कल के सूरज के साथ ही एक नया सवेरा लाना है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।